नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है आदेश की एकता। इस लेक्चर के अंतर्गत हम आदेश की एकता से क्या अभिप्राय है, उसके क्या आवश्यकता है, उसके लाभ क्या हैं और दोष क्या हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आप आज चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आदेश की एकता का अगर अर्थ हम देखें तो इसका तात्पर्य यह है कि एक जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसे केवल एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश प्राप्त होना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कि एक अधीनस्थ जो है वो एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा और एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि यदि वो एक समय में एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में वो आदेश विरोधी भी हो सकते हैं और अधीनस्थ उनका पालना करने में अपने आप को अक्षम अनुभव कर सकता है। इसलिए संगठन के अंतर्गत ये कहा जाता है कि आदेश की एकता की स्थापना की जानी चाहिए। पिफनर और प्रेस्थस ने आदेश की एकता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आदेश की एकता से यह आशय है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदेह होगा। इसका मतलब यह है कि वो एक ही से आदेश प्राप्त करेगा और उस एक ही अधिकारी के प्रति वो जवाबदेह होगा। और इसी सिद्धांत के समर्थक हेनरी फेयोल भी हैं। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी कर्मचारी को एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। इससे कर्मचारी के जो कई बार ये होता है कि एक से अधिक अगर देंगे आदेश तो वो विरोधी आदेश भी हो सकते हैं, लेकिन आदेश की एकता के अंतर्गत ये इसका तात्पर्य है कि केवल एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश उसे प्राप्त होना चाहिए और ऐसी स्थिति में वो विरोधी आदेशों को प्राप्त करने से भी कर्मचारी बच जाता है और आपसी टकराव और कई जैसे टाल मटोल की स्थिति या अधिकारी के प्रति जो द्वेष की भावनाएं होती हैं उन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है यदि एक ही अधिकारी से वो आदेश प्राप्त करेगा। तो इसलिए ये आदेश की एकता संगठन की एक अपरिहार्य आवश्यकता प्रतीत होती है। और इसकी आवश्यकता क्या है आदेश की एकता की, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि किसी संगठन की संरचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती। दोहरे नियंत्रण से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक ही समय में यदि एक अधिकारी किसी काम को करने के लिए कह रहा है और दूसरा अधिकारी किसी दूसरे काम को करने के लिए कह रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो अधीनस्थ होता है उसे उनकी पालना करना कई बार मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए दोहरे नियंत्रण जो है वो उचित सा प्रतीत नहीं होता है। और ये भी हम बता सकते हैं इसकी आवश्यकता कि जब एक अधिकारी के ऊपर दो दो अधिकारी सत्ता का उपयोग करेंगे तो उनमें गड़बड़ी भी हो सकती है, गड़बड़ी भी होने लग जाती है, कई बार विरोधाभासी भी होते हैं। और एक अगले हम ये भी बता सकते हैं कि जब एक सदस्य केवल एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपने कार्यों को संपन्न कर सकेगा। और यदि आज्ञा प्रसारित करने वाले कर्मचारियों की संख्या एक से अधिक होती है तो उनमें विरोध अथवा भ्रांति भी कई बार उत्पन्न हो सकता है या कर्मचारी भी उसका लाभ उठा सकता है कि एक दूसरे के प्रति वो अलग अलग विचार व्यक्त करके कि उन्होंने ऐसे कहा वैसे कहा, इस तरह से कामों को भी टाल सकता है और भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि समादेश की एकता न होने पर, मतलब एक समानता लिए हुए
यदि आदेश नहीं प्राप्त होगा तो संगठन में एक अच्छा माहौल नहीं बन सकता है और इसमें कर्मचारी भी परेशान होते हैं और संगठन के निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और इसके अगर हम गुणों की बात करें कि आदेश की एकता के आखिर गुण क्या क्या हैं, तो उसमें हम बता सकते हैं कि यह सिद्धांत एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा को भी स्थापित करता है। यह अवधारणा संगठन के सुगम और जो क्षमताशील संचालन है उसमें बहुत ही सहायक होती है, क्योंकि जब एक अधीनस्थ को केवल एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश प्राप्त होगा तो वो निश्चिंततापूर्वक उस कार्य को संपन्न करेगा, और चूंकि वो एक ही के प्रति जवाबदेह है तो इसलिए उसमें असमंजस की स्थिति भी नहीं होती है और कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है। और इनके गुणों में हम बता सकते हैं कि यह सिद्धांत स्केलर जो सोपान पद्धति के बारे में पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था उसके भी अनुरूप है, क्योंकि उसमें भी केवल एक जो अधीनस्थ है उसको केवल एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश प्रदान करने की व्यवस्थाएं होती हैं उसमें। तो और चूँकि जब एक ही से आदेश प्राप्त होते हैं उससे कार्यों में देरी भी नहीं होती है, और अधीनस्थ चूँकि एक ही अधिकारी से के प्रति जवाबदेह है तो उससे ही वो आदेश भी प्राप्त कर लेता है, और यदि कोई भ्रम की स्थिति है तो उस भ्रम की स्थिति को भी उस अधिकारी से दूर करवा लेता है। तो इस तरह से वो अच्छी तरह से कार्यों को संपन्न करता है। और इसी विषय में हेनरी फेयोल ने कहा है, उनके शब्दों में है कि यदि सिद्धांत का उल्लंघन किया जाए तो सत्ता कमज़ोर होती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और स्थायित्व तो संकट में पड़ जाता है। इसका मतलब यही है कि एक अधीनस्थ को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। तो ये है, लेकिन देखिए इन सब के बावजूद हालांकि आदेश की एकता सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है संगठन के कार्यकरण के लिए, लेकिन जैसे कोई भी जो व्यवस्था होती है दोष मुक्त तो नहीं होती, कुछ ना कुछ दोष उसमें अवश्य होते हैं। वैसे ही आदेश की एकता के संबंध में इसकी विद्वानों ने कुछ आलोचना भी की है, और उन्होंने कहा कि अगर आदेश की एकता स्थापित की जाएगी तो ठीक है, एक विषय पर दो अधिकारियों से आदेश प्राप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि एक कर्मचारी कार्य कर रहा है तो वो एक समय पर विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न अधिकारियों से भी आदेश प्राप्त कर सकता है। जैसे एक अधिकारी हो सकता है, जैसे दल अलग अलग जैसे एक समय का होता है अधिकारी, वो समय के बारे में निर्देशन प्रदान करता है। एक अधिकारी जो है जैसे रिपेयरिंग का है, एक होता है गति अधिकारी होता है, एक निरीक्षक होता है, और एक अनुदेश कार्ड क्लर्क होता है, और एक कार्य अनुशासक होता है। इस तरह से ट्रेलर ने कहा है कि आदेश की एकता ठीक है, लेकिन एक समय में एक व्यक्ति 8 लोगों से आदेश प्राप्त कर सकता है और उसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास भी नहीं होगा। इसमें ही उन्होंने 8 तरह के बताए हैं कि किस तरह से एक अधीनस्थ इन 8 से एक समय में वो आदेश प्राप्त करेगा। इनमें जो 8 बताए हैं वो हैं दल अधिकारी, गति अधिकारी, निरीक्षक, मरम्मत अधिकारी, कार्य व्यवस्था तथा पद्धति क्लर्क, अनुदेश कार्ड क्लर्क, समय तथा लागत क्लर्क और कार्य अनुशासक। इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप बॉस होगा यानी जो दल का अधिकारी होगा वो काम के लिए कह सकता है कि हाँ हमको ये काम करना है। गति अधिकारी ये कह सकता है कि इस कार्य को हमको इतने समय में समाप्त करना है। निरीक्षक ये देख सकता है कि कार्य जो किया जा रहा है वो उचित रूप में किया जा रहा है या नहीं, सभी अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मरम्मत अधिकारी ये देख सकता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें किसी प्रकार की खराबी तो नहीं है, खराबी उसमें समस्याएं आ रही हैं तो उसको वो बता सकता है कि इस काम को इस तरह से किया जाए तो इससे इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार की खराबी नहीं आएगी। एक अगला अधिकारी ये भी देख सकता है उसी समय पर कि कार्य व्यवस्था, कि कार्य के जो भी कार्य करना है उस कार्य के पर्यावरण मेंटेन करने के लिए भी वो कार्य कर सकता है, कर्मचारी की संतुष्टि के लिए भी वो कार्य कर सकता है। तो इस तरह से, और समय की क्या समय में काम को ख़त्म करना है
और अनुशासन किस प्रकार से बना के रखा जा सकता है संगठन में। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये अलग अलग हैं और ये सभी जो निर्देशन प्रदान करेंगे एक अधीनस्थ को, तो उसमें कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो इस तरह से कहते हैं कि ये आदेश की एकता ठीक है, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति से वो आदेश लेगा तो संगठन में उसकी जो क्षमता है उस क्षमता का पूरा उपयोग संगठन नहीं कर पाएगा। और टेलर जो हैं उन्होंने भी इसकी आलोचना की है आदेश की एकता की, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सैनिक प्रकार की चौधराहट का विकास हो जाता है यदि आदेश की एकता की स्थापना की जाती है। एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्नीशियनों की आवश्यकता होती है तो उनसे आदेश प्राप्त कर सकता है, और अगर विभिन्न प्रकार के टेक्नीशियन से वो आदेश प्राप्त नहीं कर देगा, निर्देशन नहीं लेगा, तो कर्मचारी कभी भी दक्ष नहीं हो सकता। तो इस तरह से इसकी कई आलोचनाएं भी की जाती हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो आदेश की एकता के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में अपनाया जा सकता है। जैसे जिला प्रशासन को लिया जा सकता है, जहां जिला कलेक्टर जिला स्तर पर कृषि, पशुपालन, सहकारिता, कानून और व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे सभी विभाग और कार्यकलापों का मुखिया होता है। अगर जिला प्रशासन को एक संगठन माना जाए तो जिले के सभी विभागों के कर्मचारियों को सीधे उसी से आदेश लेने चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में अपने विभागीय प्रमुख और जिला कलेक्टर दोनों से आदेश लेते हैं। विभागीय प्रमुख राज्य प्रशासन के अपने अधिकारियों और जिला कलेक्टर दोनों से आदेश लेते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो आधुनिक संगठन में आदेश की एकता को लागू कर पाना मुश्किल होता है। इस तरह से औद्योगिक संगठनों में भी किसी एक अधिकारी द्वारा अपने संगठन, अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को आदेश दे पाने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि कर्मचारी संगठन के अनेक स्तरों पर विभिन्न तकनीकी और सामान्य अधिकारियों के साथ काम करते हैं और उनसे आदेश भी प्राप्त करते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि चाहे जिला प्रशासन हो या औद्योगिक संगठन, कर्मचारी एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त करते हैं, और जब तक आदेश एक दूसरे से विपरीत नहीं होते हैं तब तक कर्मचारियों के लिए कोई परेशानी ही नहीं होती है। इस तरह से आदेश की एकता में अगर हम देखें तो महत्व इसमें एकता का है। आदेश देने वाले तो कई हो सकते हैं, लेकिन उन आदेशों के बीच जो है वो एकता के सिद्धांत होनी चाहिए, जिससे कि एक अधीनस्थ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करे और अपना पूर्ण सहयोग अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन वो उचित रूप से कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये चैप्टर अच्छी तरह से, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।